सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को कंप्लीट करेंगे और कूलम्ब्स लॉ में जो एक टर्म आया था परमिटिविटी, उसको भी समझेंगे कि क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो एक बार कूलम्ब्स लॉ को रिपीट कर देते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट चार्ज, एक Q1 और दूसरा Q2 रखा हुआ है, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, है ना। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स कितना होगा? तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा। ठीक, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए थे तो क्या लाए थे? 1 बेसिकली एक कांस्टेंट k लाए थे और Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये k को कहा जाता था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और ये 9 इंटू 10⁹ के बराबर होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी k को हम ऐसे लिख सकते हैं कि k बराबर क्या होता है? 1/4πε0। और ये एप्सिलॉन क्या है? तो ये है परमिटिविटी। परमिटिविटी किसका है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। ठीक, तो आज हम लोग इसको कूलम्ब्स लॉ के बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे। ये परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी के बारे में भी समझेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या है टॉपिक? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, है ना। बेसिकली हम लोग इसमें क्या कर रहे होंगे? कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या जरूरत है? समझिए क्या जरूरत है। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता था? कूलम्ब्स लॉ हमें बताता था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। और फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। हमने कूलम्ब्स लॉ को ऐसे लिखा था, F इज इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या ऐसे F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्या ये वेक्टर फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म तो नहीं है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चलिए वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं? दो चार्ज ले लेते हैं, दो चार्ज दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर two positive charges, Q1 and Q2 separated by r distance, separated by r distance। ठीक, क्या हमने कहा कि दो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, एक Q1 और दूसरा Q2, दोनों पॉजिटिव। दोनों के बीच का दूरी कितना? दोनों के बीच का दूरी r। ठीक, तो यहां क्या हो रहा होगा कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और Q2 क्या कर रहा होगा? Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q। ठीक है, तो लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1।
तो यही होगा हमारा F21 कितना होगा, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमें यहाँ जरूरत है डायरेक्शन असाइन करना। डायरेक्शन किस तरफ है, ये फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन तो उस तरफ है, तो डायरेक्शन तो हमें यहाँ देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे देंगे, एक काम करते हैं, एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं जो 1 से 2 की तरफ वाले डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, और एक और ऐसा यूनिट वेक्टर ले लेते हैं जो 2 से 1 की तरफ वाले डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, है ना। तो ले लेते हैं r फ्रॉम 1 to 2, ठीक। ये वो यूनिट वेक्टर है जो 1 से 2 की तरफ वाले डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और एक और यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, और ये वो यूनिट वेक्टर है जो 2 से 1 की तरफ वाले डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। तो अगर हम यहाँ वेक्टर डाल रहे हैं तो हमें यहाँ डायरेक्शन देना पड़ेगा। अब बताइए ये फोर्स किस डायरेक्शन में, R12 और या R21, R12 है ना, तो यहाँ आ जाएगा R12। हो सकता है किसी को ये भी नहीं पता हो कि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो समझ लीजिए एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसका काम होता है डायरेक्शन इंडिकेट करना। तो अगर हम इस इक्वेशन में यूनिट वेक्टर लगा दें तो इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के डालने से तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इस इक्वेशन को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक। और यहाँ अपना काम भी हो गया, क्या काम हो गया कि डायरेक्शन भी असाइन हो गया। तो यही है हमारा वेक्टर फॉर्म। अच्छा, ये तो हमने निकाला फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अब निकालते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, है ना। तो ये कौन सा फोर्स है, ये F12। ये कितना के बराबर होगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। अब यहां अगर वेक्टर लगा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन दे रहे हैं, तो यहां भी हमें वेक्टर देना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा R21। ये जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किस तरफ है, इस तरफ है, और हमने जो यूनिट वेक्टर लिया है जो इस तरफ है वो कौन सा है, ये है ना। तो डाल दिया, तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से हमें क्या पता चल रहा है, हमने तो वेक्टर असाइन कर दिया कि हाँ किस तरफ डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा हमने असाइन कर दिया। इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या क्या बात पता चल रही है। तो पहला बात देखिएगा, पहला बात आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि वेक्टर R12 ये यूनिट वेक्टर है ना, जस्ट अपोजिट है R∩21 के। चूंकि यूनिट वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, 1 1 के बराबर, और इस तरफ था ये R12 और इस तरफ था R21। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब ये R12 कैप अपोजिट है R2 कैप के, 2 1 कैप के, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा कि नहीं होगा। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको, न्यूटन्स का थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि Q1 चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है और यहाँ Q2 चार्ज रखा हुआ है, अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना। और ये दोनों क्या होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। क्या वही चीज यहाँ है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये तो न्यूटन्स लॉ है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ ओबे न्यूटन्स लॉ। क्या है, कूलम्ब्स लॉ ओबे न्यूटन्स
न्यूटन का कौन सा नियम? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, कि कूलम्स लॉ न्यूटन्स के थर्ड नियम को फॉलो करता है। और क्या बात पता चल रहा है? और ये बात पता चल रहा है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्या दोनों चार्ज के सेंटर पे लग रहा है? देखिए Q1 Q2 ऐसे था, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये फोर्स क्या इसी लाइन पे लग रहा है? इसी लाइन पे, है ना? ये वो लाइन है जो दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है। ये वो लाइन है जो दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू या फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन किधर लग रहा है? तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। तो ये लिख देते हैं दूसरा पॉइंट, क्या कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन acts along the line joining center of two charges, center of two charges. therefore हम कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। therefore कोलंबियन, या कोलंबियन से अच्छा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, ये दोनों फोर्स किधर लगेगा? हमेशा दो चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा होगा उसी पर लगेगा, है ना? इसलिए कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? तो सेंट्रल फोर्स है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि कूलम्स लॉ का कोई लिमिटेशन हो सकता है क्या? कूलम्स लॉ का लिमिटेशन, कि वो कौन कौन सा सिचुएशन होगा जहां पे हम कूलम्स लॉ लगा रहे होंगे, वो कौन कौन सा सिचुएशन होगा जहां पे हम कूलम्स लॉ नहीं लगा रहे होंगे, है ना? कुछ ऐसा है क्या कंडीशन कूलम्स लॉ लगाने के लिए? तो हाँ, कंडीशन है। उसी कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक ला लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ लिमिटेशन देखते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ाया था उसी वक्त बात किया था, क्या कि कूलम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट में भी यही बात लिखे थे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them, है कि नहीं? तो कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक, तो लिख लीजिए, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, है ना? दूसरा लिमिटेशन, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये किस ब्रांच के अंदर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंदर आता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? जिसमें हम लोग चार्ज के रेस्ट बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए वैलिड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब, कहने का मतलब ये है कि चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। क्या दोनों चार्ज रेस्ट में होना चाहिए? नहीं, दोनों चार्ज रेस्ट में हो तब भी कूलम्स लॉ लग सकता है, दोनों में से कोई एक रेस्ट में हो तब भी
कूलम्स लॉ लगाया जा सकता है। लेकिन जब दोनों मोशन में होगा तब वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, है ना। तो कूलम्स लॉ कहां एप्लीकेबल होगा? अगर दोनों चार्ज रेस्ट में है तब भी हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, और एक चार्ज रेस्ट में एक चार्ज मोशन में है तब भी हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए बोथ और वन चार्ज should be at rest। ठीक है, या तो दोनों रेस्ट में हो या कोई एक रेस्ट में हो, तब भी हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा समझिएगा, अगर दो चार्ज के बीच का सेपरेशन, ये दूरी, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर न्यूक्लियर डिस्टेंस से ज्यादा है, क्या कहा हमने? न्यूक्लियर डिस्टेंस से अगर ये सेपरेशन ज्यादा है तभी हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे। अगर न्यूक्लियर डिस्टेंस से ये सेपरेशन कम है तब कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियर डिस्टेंस से ये दूरी कम होगा तब वहां पे न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा, है ना। और न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, बाप ऑफ द फोर्स होता है। तो वहां पे क्या होगा? वहां तो न्यूक्लियर फोर्स हावी हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, तो वहां हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब ये है कि जो सेपरेशन है दोनों चार्ज का वो कितना होना चाहिए? तो न्यूक्लियर डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए द सेपरेशन between two charges must be greater than न्यूक्लियर डिस्टेंस, या न्यूक्लियर साइज लिख सकते हैं, न्यूक्लियर साइज या न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। और न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होता है? तो न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है r बराबर 10⁻⁻15 मीटर। अगर दूरी इससे ज्यादा है तो हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे, अगर लेकिन दूरी इससे कम है तो हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहां पे न्यूक्लियर फोर्स हावी हो जाएगा किस पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, ये चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में भी पूछ सकता है, सीबीएसई में भी पूछ सकता है कि बताइए कि कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक क्या है। तो ये है कूलम्स लॉ का लिमिटेशन। ठीक, याद कीजिए कि कूलम्स लॉ में एक टर्म आया था परमिटिविटी। कूलम्स लॉ में एक टर्म आया था परमिटिविटी, ये F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। और हमने कहा था कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये परमिटिविटी है। किसका परमिटिविटी है? तो फ्री स्पेस या वैक्यूम का परमिटिविटी है। ठीक है, तो यही समझेंगे कि परमिटिविटी क्या है। टॉपिक डाल लीजिए, परमिटिविटी आखिर है क्या, है ना। परमिटिविटी को समझते हैं। आपको ये वर्ड कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि परमिटिविटी कुछ परमिशन जैसा लग रहा है, परमिट करना, परमिशन जैसा कुछ। तो परमिटिविटी परमिशन वर्ड से ही आया है। कौन सा वर्ड? परमिशन। तो क्या परमिशन मतलब आदेश देना, ऐसा कुछ होता है ना। तो क्या परमिटिविटी एक तरह का परमिशन है? तो हाँ, परमिटिविटी एक तरह का परमिशन है। और ये परमिशन किसको मिलता है? तो ये परमिशन मिलता है मीडियम्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। परमिटिविटी क्या है? एक तरह का परमिशन है जो किसको मिलता है? मीडियम्स के, जिस मीडियम में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उस मीडियम के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ही परमिशन मिलता है। किस बात का परमिशन मिलता है? परमिशन मिलता है कि जो भी फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, उसको कम करने का परमिशन मिलता है। तो कैसा परमिटिविटी क्या है? परमिशन है। किसको मिलता है?
एटम्स के, मीडियम के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मिलता है। ठीक है, क्यों परमिशन मिलता है, किस बात का परमिशन मिलता है? परमिशन मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस करने का। परमिशन मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस करने का, है ना। तो परमिटिविटी क्या है? एक तरह का परमिशन है। किसको मिलता है? तो बेसिकली सीधे लिख देते हैं, मीडियम्स को मिलता है, या एटम्स या मॉलिक्यूल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम। किस बात का परमिशन है ना? टू रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो परमिटिविटी परमिशन है जो कि मीडियम के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस करने का। मतलब यहां से ये पता चल रहा है, जिस मीडियम के पास परमिटिविटी ज्यादा होगा उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, है ना। और जिस मीडियम का परमिटिविटी सबसे कम होगा, है ना, उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहां देखिए, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी है। और ये परमिटिविटी मैंने किसका लिख रखा है? वैक्यूम का, फ्री स्पेस का, है ना। क्योंकि हमने मान रखा है कि ये चार्ज पार्टिकल कहाँ है, तो भी वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। तो इसलिए परमिटिविटी किसका पुट किया है? फ्री स्पेस का, है ना। तो देखिए, परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। परमिटिविटी मतलब परमिशन जितना ज्यादा होगा, है ना। परमिशन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा रिड्यूस होगा, फोर्स उतना कम होगा। और परमिटिविटी जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। इसीलिए देख रहे हैं परमिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, है ना। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होगा। तो अगर हमें फोर्स लिखना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई मीडियम का परमिटिविटी। हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल वाटर में रखा हो सकता है चार्ज पार्टिकल एयर में हो, वैक्यूम में हो, है ना। तो अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होगा। तो यहां हम क्या पुट करते हैं? परमिटिविटी Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कुछ ऐसा लिखाएगा, कूलम्ब्स लॉ कुछ ऐसा लिखाएगा। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होगा। ठीक, तो क्या सभी मीडियम के परमिटिविटी को हम याद करते चलेंगे? और हमें ये कैसे पता चलेगा किस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा, किस मीडियम का परमिटिविटी कम, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग दो मीडियम के परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं, है ना। जैसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए ये कितना छोटा है, क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। उसके लिए हमें कोई दूसरा चीज चाहिए होगा ना कंपेयर करने के लिए, कि हाँ ये कितना छोटा है। तो किसी मीडियम का परमिटिविटी कितना ज्यादा कितना कम ऐसे तो नहीं बता सकते हैं जब तक कोई दूसरा मीडियम हो नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं? परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं। तब हमारे पास एक नया टर्म आता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे ER से लिख देंगे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से लिखाता है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से लिखाता है। समझिएगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो, क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। हमने बताया था कि अब परमिटिविटी को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो क्या यहाँ तो कंपेयर ही कर रहे हैं? कंपेयर कैसे करते हैं? डिवाइड करके ना। तो किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो वैक्यूम के परमिटिविटी से, फ्री स्पेस के परमिटिविटी से। तो जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तब हमारे पास एक नया टर्म आता है जिसका नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, अच्छा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना परमिटिविटी के, तो मीडियम का परमिटिविटी ऊपर है तो फोर्स नीचे होगा, और वैक्यूम का परमिटिविटी नीचे है तो फोर्स ऊपर होगा। तो परमिटिविटी या फ्री स्पेस होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन एनी गिवन मीडियम, है ना। तो ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एनी मीडियम and the permittivity of free, permittivity of vacuum लिख देते हैं, permittivity of vacuum। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि it is the ratio of force in vacuum and force in a given medium, ठीक है। तो यही है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एक बात बताइए कि रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या बताएगा, किस बात का आइडिया दे रहा होगा? जरा सोचिए, एक बात तो पता चल रहा है कि हाँ रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताएगा। रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली आया कब है? जब हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर किए। कंपेयर कैसे करते हैं? डिवाइड करके, है ना। तो कंपेयर किए तो हमारे पास एक नया टर्म आया जिसका नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कंपेयर मतलब क्या? कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है, ये हमें क्या बताएगा कि किस मीडियम का परमिटिविटी या किसी भी मीडियम का परमिटिविटी कितना गुना ज्यादा है ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब परमिटिविटी फ्री स्पेस के परमिशन से कितना ज्यादा परमिशन है किसी भी मीडियम का, ये हमें बताएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे हम कह रहे हैं कि ठीक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम का 2 है, तो ये क्या होगा? 2 बराबर m बाय ई नॉट, है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब उस मीडियम में 2 गुना ज्यादा परमिशन है फ्री स्पेस के मुकाबले। तो बेसिकली परमिटिविटी क्या, रिलेटिव परमिटिविटी क्या बता रहा है कि कितना गुना ज्यादा परमिशन है उस मीडियम में एज कंपेयर टू द परमिशन इन फ्री स्पेस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी हमें ये बताएगा कि किसी वैक्यूम में कितना गुना फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू किसी दिया हुआ मीडियम, है ना। वैक्यूम में कितना गुना फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू गिवन मीडियम। जैसे मैं कहता हूं कि ठीक है परमिटिविटी कितना, रिलेटिव परमिटिविटी 2 के बराबर। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। तो यहां लिख सकते हैं ना कि फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोर्स इन मीडियम। मतलब वैक्यूम में फोर्स कितना है? तो दुगुना है किसके? मीडियम में, किसी दिए हुए मीडियम में जितना फोर्स है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्या बताएगा? तो पहला बात ये बताएगा कि उस मीडियम में कितना गुना परमिशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वैक्यूम, या वैक्यूम में कितना गुना फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू गिवन मीडियम।
ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें इस बात का आइडिया देता है कि किसी भी मीडियम में कितना गुना ज्यादा परमिशन है या उस मीडियम में कितना गुना फोर्स कम है एज कंपेयर टू वैक्यूम। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, रिलेटिव परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए। तो रिलेटिव परमिटिविटी का कोई ऐसा यूनिट हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, रेशियो है ना, और दोनों परमिटिविटी का ही रेशियो, दोनों फोर्स का ही रेशियो है। तो अगर मैं बोलता हूं फोर्स न्यूटन और यहां भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन तो कट जाना है ना, तो कोई ऐसा यूनिट आएगा नहीं आएगा। तो लिख लीजिएगा कहीं पे साइड में कि इट हैज नो एसआई यूनिट एंड नो डायमेंशन। डायमेंशन बेसिकली क्या होगा, ये एक नंबर होगा, नंबर जो हमें आइडिया देगा कि कितना गुना परमिशन ज्यादा है या कितना गुना फोर्स ज्यादा है। ठीक। जैसे बात करें रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, 80। रिलेटिव परमिटिविटी किसका, वाटर का, है ना, कितना होता है, 80 होता है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि वाटर में 80 गुना परमिशन ज्यादा है फोर्स को कम करने का एज कंपेयर टू वैक्यूम। या इसका मतलब ये है कि अगर वैक्यूम में फोर्स लग रहा है 800 न्यूटन, दो चार्ज है किसी दूरी पे रखा हुआ है, वैक्यूम में है ना, और उन दोनों के बीच में फोर्स कितना है तो 800 न्यूटन। हम कहते हैं कि ठीक है उन दोनों चार्ज को उसी सेपरेशन पे वाटर में ले जाइए, तब फोर्स कितना हो जाएगा, तब फोर्स 80 गुना घट जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, ये है फोर्स वैक्यूम में, फोर्स वैक्यूम में, तो उस मीडियम में फोर्स कितना होगा, तो उस मीडियम में फोर्स हो जाएगा 800 डिवाइड बाय 80, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। बात समझ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 80 होता है। ठीक। इसका मतलब ये है कि वाटर में 80 गुना परमिशन ज्यादा है फोर्स को घटाने का एज कंपेयर टू वैक्यूम। ठीक। या फिर वैक्यूम में 80 गुना फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। ठीक। ये था रिलेटिव परमिटिविटी का कहानी। रिलेटिव परमिटिविटी इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें क्वेश्चंस करना है, तो किस पर क्वेश्चन करेंगे, कूलम्स लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, दो चार क्वेश्चंस हो गए, कर लेते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है सवाल में कि दो आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल मतलब दोनों का चार्ज सेम होगा, एक 5 कूलम तो दूसरा भी 5 कूलम, है ना, अभी तो पता नहीं है। ठीक है, क्यू चार्ज कितना है, क्यू ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस आर, दोनों कितने दूरी पे रखा हुआ है, आर दूरी पे रखा हुआ है फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक चार्ज यहाँ क्यू है और दूसरा चार्ज भी क्यू है, ये क्यू इससे कितने दूरी पे है, आर दूरी पे है, और ये भी क्यू इससे कितने दूरी पे है, आर दूरी पर ही है। ठीक, आर दूरी पर है, आर दूरी पे है। अब क्या कह रहा है, a third charge small q, एक तीसरा चार्ज स्मॉल q is placed on the line joining the two charges such that all the three charges are in equilibrium। मतलब एक थर्ड चार्ज को कहां रखा गया है, तो इन दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग, ये हमारा लाइन ज्वाइनिंग यहां से यहां तक, है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि थर्ड चार्ज को कहां रखा गया है, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे ऐसा रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार रखा हुआ है कि तीनों चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम। अब समझते हैं इक्विलिब्रियम क्या है, 11th में पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम, है ना। सुनिएगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि सभी चार्जों पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि यहां सवाल में दे रखा है
कि तीनों चार्ज कैसा है, इक्विलिब्रियम पे है। तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि तीनों चार्ज पे टोटल फोर्स कितना है, 0 है ना। मतलब इस पे भी टोटल फोर्स 0 होगा, इस पे भी टोटल फोर्स 0 होगा, और जो क्यू चार्ज हमने यहाँ रखा है, क्यू चार्ज जो हमने बीच में कहीं रखा है ना, उस पे भी टोटल फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। नेट फोर्स 0, इसी का मतलब होता है क्या, इक्विलिब्रियम। ठीक है, कह रहा है व्हाट द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज स्मॉल क्यू। मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, साइन क्या होगा और पोजीशन क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले साइन पे चर्चा करते हैं, साइन पे, है ना। चलिए मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको कितना होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, बताइए इसको कितना होना चाहिए। और कुछ साइन ऐसा होना चाहिए कि तीनों इक्विलिब्रियम में हो, तीनों इक्विलिब्रियम में। चलिए लेकर के देखते हैं, इसको पॉजिटिव लेकर के देखते हैं। जब इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये क्यू चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये भी क्यू चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक। तो दोनों फोर्स का कैंसिल होने का प्रोबेबिलिटी है, हाँ इसका नेट फोर्स 0 हो सकता है ना, ठीक। अब बताइए ये क्यू चार्ज इस पे क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, और ये क्यू चार्ज करेगा, इस क्यू चार्ज को फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो बताइए क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो पाएगा, क्या ये दोनों फिर फोर्स मिल करके एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए इस पे बात करते हैं, ये छोटा वाला क्यू चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, धक्का देगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देगा, इस तरफ दे रहा होगा धक्का, है ना। तो बताइए क्या इस पे नेट फोर्स कभी 0 होगा, क्या ये दोनों फोर्स मिल करके एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन पे तो इक्विलिब्रियम इन दोनों को तो अटेन नहीं हो रहा है, ये दोनों तो मोशन में आ जाएगा, है ना, नेट फोर्स 0 होगा नहीं इन दोनों चार्ज। चलिए निगेटिव लेकर के देखते हैं, इसको लेते हैं निगेटिव, ठीक है, इसको निगेटिव लेते हैं। अगर हम इसको निगेटिव लेंगे तो ये क्यू चार्ज इसको खींचेगा, खींच रहा होगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और ये क्यू चार्ज इसको खींच रहा होगा, है ना। तो इन दोनों फोर्स का कैंसिल होने का संभावना है, तो ठीक है क्यू माइनस क्यू चार्ज चलेगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए इसका बात करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव ही था, पॉजिटिव ही था, ठीक। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा अपनी ओर, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा। तो क्या इन दोनों फोर्स का कैंसिल होने का संभावना है, हाँ है, यहां पर तो है। अब इस पे आगे देखते हैं, ये निगेटिव क्यू चार्ज इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को खींचेगा अपनी ओर, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा। तो क्या ये फोर्स और ये फोर्स का कैंसिल होने का संभावना है, हाँ है। तो मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि अगर ये दोनों क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, और अगर ये दोनों क्यू क्यू चार्ज निगेटिव है तो इस छोटे वाले क्यू चार्ज को पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब साइन कैसा होगा, तो एक जवाब तुमने मिल लिया कि साइन ऑफ क्यू मस्ट बी अपोजिट ऑफ क्यू, है कि नहीं। मतलब अपोजिट साइन का यहां चार्ज होगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा। साइन हमें पता चल गया, ठीक है। अब क्या पता करना है, मैग्नीट्यूड पता करना है और पोजीशन पता करना है। चलिए पहले पोजीशन पता करते हैं कि इस क्यू चार्ज को कहां पे रखा जाए, ये क्यू चार्ज कहां पे होगा कि सभी इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। पता करते हैं कहां पे रखा जाए, उसके बाद मैग्नीट्यूड भी पता कर लेंगे। क्यू क्यू कहां पे रखा गया, चार्ज को कहीं बीच में रखा गया, नहीं पता है कहां रखा गया, मतलब कुछ इसके पास है या कुछ इसके पास है, ये आइडिया नहीं है। हाँ इन दोनों के बीच का दूरी r है, ये हमें पता है, लेकिन इस क्यू चार्ज से कितनी दूरी पे ये क्यू चार्ज रखा गया ये हमें पता नहीं है, और इस क्यू चार्ज से कितनी दूरी पे रखा गया ये हमें पता नहीं है। हाँ हमें ये पता है कि इसका साइन क्या होगा, इसका साइन अपोजिट होगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ठीक। अच्छा सवाल में ये दे रखा है कि इस पे जो फोर्स होगा वो 0 होगा, कहां दे रखा है ना, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए,
0 होना चाहिए। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा और ये भी लगा रहा होगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगा रहा होगा, तभी तो 0 हो रहा है ना फोर्स। मतलब ये चार्ज जो इस पे लगा रहा है फोर्स, वो फोर्स कितना के बराबर होगा? उतना ही के बराबर होगा जितना ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं कि ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं कि ठीक है, इस क्यू चार्ज से कितनी दूरी पे, x दूरी पे रखा गया है। तो इस क्यू चार्ज से कितनी दूरी पे होगा? r माइनस x, है ना। इस क्यू चार्ज से अगर हमने लिया कि ठीक है ये x दूरी पे रखा गया है, तो इस क्यू चार्ज से ये r माइनस x दूरी पे रखा होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं फोर्स। सबसे पहले फोर्स निकालते हैं इस पर, ठीक है। किसकी वजह से? तो इसकी वजह से। इसका नाम दे देते हैं, क्या? इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, ठीक है, ज्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले पहला वाला फोर्स निकालते हैं, इसका वाला फोर्स। तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। Q1 Q है, Q1 और Q2 हम तो नाम दिए ना, पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन पहला और पोजीशन दूसरा, ठीक है। पोजीशन पहला, पोजीशन दूसरा। तो Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? x का स्क्वायर। अब फोर्स ये दूसरा पोजीशन वाला चार्ज जो इस पे लगा रहा है वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? r माइनस x का स्क्वायर। क्या ये दोनों फोर्स बराबर होगा? ये दोनों फोर्स बराबर है तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है। कर दे बराबर कि F1 इज इक्वल्स टू F2, मतलब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय r माइनस x का होल स्क्वायर। कट गया, ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया r माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर है, क्या कर दें? दोनों साइड रूट डाल लेते हैं। दोनों साइड अगर रूट डाल देंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड रूट डाल ही देते हैं, लीजिए r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड रूट डाल लेते हैं। दोनों साइड रूट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से ये x उधर जाएगा तो 2x बन जाएगा, तो 2x ये लो r इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? r/2। x इज इक्वल्स टू r/2, है ना। x इज इक्वल्स टू r/2 आ गया। मतलब ये जो x कितना आया? r/2। मतलब ये चार्ज कितने दूरी पे होगा? तो r/2 दूरी पे होगा, और r/2 दूरी तो सेंटर है। मतलब इस क्यू चार्ज को कहां पे रखा जाएगा? सेंटर पे रखा जाएगा, दोनों के सेंटर पे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा सेंटर पे ही रखा जाए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तब एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं होता, ठीक है। तो पोजीशन पता चल गया कि हाँ इस क्यू चार्ज को कहां रखा जाए? r/2 दूरी पे रखा जाए, ठीक। पोजीशन पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है? अब हमें पता करना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा पता करते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे पता किया जाए? पोजीशन हमें पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे पता किया जाए? एक काम करते हैं, इस पर नेट फोर्स 0 है, निकालते हैं फोर्स ऑन क्यू 1 वाले पोजीशन पे, है ना। निकालते हैं तो फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा कौन सा फोर्स? तो ये जो इस पर लगा रहा होगा, है ना, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू स्मॉल q। तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना दूरी अभी हमने निकाला है? कितना दूरी? r/2 का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा q इंटू क्यू डिवाइड बाई r स्क्वायर, और 4 ऊपर चला जाएगा। ये आ गया कि वो फोर्स
जो ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे लगा रखा है। ठीक, अब इस चार्ज पर ये भी तो फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन क्यू जो कि पोजीशन 1 पे रखा गया है ड्यू टू क्यू जो कि पोजीशन 2 पे रखा गया। ठीक है, मतलब इसके वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 मतलब Q इंटू Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, इन दोनों के बीच का दूरी r है, तो r का स्क्वायर, और Q इंटू Q Q स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। क्या ये दोनों फोर्स बराबर होगा? ये फोर्स वो फोर्स है जो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे लगा रखा है, और ये फोर्स वो फोर्स है जो ये चार्ज है ना पोजीशन 2 पे है, वो जो पोजीशन 1 वाले चार्ज पे लगा रखा है। तो ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है, सवाल में दे रखा है इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या कि इस पे नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब दोनों फोर्स आपस में बराबर होगा। तो बराबर करते हैं दोनों फोर्स को बराबर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये वाला फोर्स इसके बराबर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, इस कैपिटल क्यू से स्क्वायर गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया देखिए, तो 4q इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, मतलब q इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाय 4। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया कि ये चार्ज कितना के बराबर होगा, तो ये चार्ज इस चार्ज का 1/4 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल। ये सवाल था इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, ये सवाल था इक्विलिब्रियम पे। चलिए एक और सवाल करते हैं, इसके बाद का जो भी सवाल होगा और जो भी टॉपिक्स होंगे अगले वीडियो में बताएंगे। एक सवाल और कर लेते हैं बस लास्ट, और वो भी सवाल इक्विलिब्रियम पर ही होगा और बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है +4e। अच्छा, ई के बारे में आप जानते होंगे, ई होता है इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज या प्रोटॉन पर का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा तो एक चार्ज +4e है, दूसरा चार्ज e है। एक चार्ज +4e है, दूसरा चार्ज e है, +4e है, दूसरा चार्ज e है, +4e और e। ठीक, आर फिक्स्ड कर दिया गया, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया गया, इसको भी फिक्स कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, कितने दूरी पर, तो a दूरी पर फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज क्यू है, इसको कहां पर रखा जाए, इन दोनों के बीच में कहां पे रखा जाए कि ये थर्ड चार्ज, सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। ये थर्ड चार्ज को कहां पे रखा जाए बीच में, ये थर्ड चार्ज को कहां पे रखा जाए बीच में कि ये थर्ड चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। ठीक है, मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज को कहां रख रहे हैं, थर्ड चार्ज को कुछ यहां पे रख रहे हैं, अभी हमें नहीं पता है। थर्ड चार्ज को यहां रख रहे हैं 4e से x दूरी पे, तो e से कितनी दूरी पे होगा, a माइनस एक्स दूरी, हाँ a माइनस एक्स दूरी। 4e से x दूरी पे रखा है, तो e से कितने दूरी पे होगा, a माइनस एक्स दूरी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 4e। 4e की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक, तो कितना फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स लग रहा होगा कितने, 4e की वजह से ना, 4e की वजह से कितना लग रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। Q1 हो गया 4e और Q2 Q हो गया, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना x का स्क्वायर। और फिर ये चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, निकालते हैं। फोर्स ऑन Q ड्यू टू E, ये E वाला फोर्स जो इस पे लग रहा है, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 मतलब Q इंटू ई डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब एक बात बताइए, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगने वाला फोर्स जीरो होना चाहिए, टोटल फोर्स जीरो। और टोटल फोर्स जीरो कब होगा? जब ये दोनों इक्वल और अपोजिट होगा, है ना, ये दोनों बराबर होगा। तो बराबर होगा तो बराबर करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कि फोर्स फोर्स ये 4E वाला बराबर होगा किसके? फोर्स ये ई वाला चार्ज की, है ना। बराबर करते हैं तो ये 1/4πε0 4E इंटू ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 QE डिवाइड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/4πε0 कट गया। ठीक, देखिए एक e से एक e खत्म हो गया और एक ई से एक ई 4E इंटू क्यू है, 4E इंटू क्यू है। हाँ, एक ई से एक ई खत्म, ये क्यू से ये क्यू खत्म। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 4/x² इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से ये लिख सकते हैं 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट डाल दे क्या? दोनों साइड रूट डाल देते हैं। अगर दोनों साइड रूट डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 का रूट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। ये 2x हो जाएगा तो 3x बन जाएगा, मतलब 2a इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2a/3। मतलब ये क्यू चार्ज 4Q से 2a/3 दूरी पे होगा, तब क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक, मतलब ये क्यू चार्ज 4Q चार्ज से कितने दूरी पे रखा जाए? तो 4Q चार्ज से 2a/3 दूरी पे रखा जाए। 2a/3 दूरी पे रखा जाएगा तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक, इक्विलिब्रियम का क्या सवाल पूछ रहा है कि इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल। क्या पूछना चाह रहा है सवाल, है ना। तो पूछना ये चाह रहा है कि 4E यहां रखा हुआ है और E यहां पर रखा हुआ है और Q चार्ज बीच में कहां पे रखा हुआ है? तो 4E से 2a/3 दूरी पे रखा गया है ना। तब ये Q क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो पे है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है ना। यहां से अगर देखें तो दो तरीके का, एक अनस्टेबल और स्टेबल का यहां बात कर रहे हैं, है ना। तो स्टेबल अनस्टेबल कब होता है समझिएगा। कोई चीज स्टेबल कब होता है? जब वो उस पोजीशन पे ठीक ठाक है, मतलब उसी पोजीशन पे रहना चाह रहा है, उसको उस पोजीशन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस पोजीशन से उसको खिसकाइएगा तो फिर से वापस उसी पोजीशन पे अगर आना चाह रहा तो वो पोजीशन जरूर उसका इक्विलिब्रियम का पोजीशन होता है। जैसे बच्चा जाता है नानी के घर, नानी के घर से जैसे ही वापस आएगा बच्चा छिड़ियाने लगेगा कि ना हमारा नानी के घर फिर जाना है ना। तो वो नानी का घर उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल पोजीशन है उसका, है ना। और अनस्टेबल जैसे चला जाएगा बच्चा स्कूल भेजिए, है ना, स्कूल से छिड़ियाएगा, बोलेगा कि ना हमको कहाँ जाना है, हमको वापस घर जाना है। मतलब स्कूल का जो पोजीशन है वो उसका अनस्टेबल वाला पोजीशन है। ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ कुछ देखते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। क्यू चार्ज क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। ठीक, अब इस क्यू चार्ज को थोड़ा सा खिसका करके देखते हैं। ठीक, जैसे ही हम क्यू चार्ज को राइट की तरफ खिसका कर देखते हैं, राइट की तरफ यहां रखें, जैसे ही क्यू चार्ज को राइट की तरफ खिसकाएंगे 4E से दूरी बढ़ेगा और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। और जैसे ही ये राइट की तरफ आया यहां तो दूरी घट जाएगा, तो इसका लगाया गया फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब जैसे ही ये चार्ज राइट की तरफ डिस्प्लेस होगा ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब ये फोर्स, ये जो ई फोर्स इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ ये फोर्स बढ़ जाएगा और ये फोर्स घट जाएगा। छोटा बनाया बड़ा बनाया, है ना। कि 4E वाला चार्ज इस Q चार्ज पे कम फोर्स लगाएगा और E चार्ज Q चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगाएगा। कब? जब ये पॉजिटिव है और इसको हमने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया है।
तो अब बताइए, ये बड़ा फोर्स, ये छोटा फोर्स, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये कम फोर्स लगा रहा है, ये बड़ा फोर्स, ये छोटा फोर्स, अब होगा क्या, ये तो फिर से वापस इसी पोजीशन में भागने की कोशिश करेगा। तो मतलब अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये स्टेबल, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा, है ना, तभी ये पोजीशन स्टेबल होगा, तभी ये पोजीशन स्टेबल होगा। ये 2a/3 पोजीशन क्या होगा, स्टेबल होगा। कब, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तब। चलिए निगेटिव का बात करते हैं। अगर ये चार्ज निगेटिव है, हम इसको डिस्प्लेस करते हैं। अगर ये चार्ज निगेटिव है, डिस्प्लेस किए किधर, राइट की तरफ डिस्प्लेस किए, राइट की तरफ डिस्प्लेस किए। जैसे ही राइट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, फिर से वही बात होगा, 4e से दूरी बढ़ेगा, 4e से दूरी बढ़ेगा और फोर्स घटेगा, ठीक है, फोर्स घटेगा। तो 4e तो इसको खींच रहा होगा ना, चूंकि निगेटिव है, खींच रहा होगा तो फोर्स घट जाएगा। 4e से दूरी बढ़ चुका है, दूरी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा। तो 4e जो फोर्स लगा रहा होगा माइनस क्यू चार्ज, तो फोर्स घट जाएगा। अब 4e तो इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, घट जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ई चार्ज से इस दूरी, ई चार्ज से क्यू दूरी का, क्यू चार्ज का दूरी बढ़ चुका होगा, और जैसे ही चार्ज का दूरी बढ़ेगा, सॉरी घट चुका होगा, ये ई चार्ज से इस क्यू चार्ज का दूरी घट गया होगा, और जैसे ही दूरी घटा फोर्स बढ़ेगा, और ये चार्ज फोर्स किस तरफ लगा रहा होगा, इस तरफ लगा रहा होगा, तो फोर्स तो बढ़ चुका है। तो अब बताइए नेट फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, नेट फोर्स तो राइट की तरफ लग रहा होगा। मतलब हम जैसे ही इसको राइट की तरफ खिसका है, अब ये किधर भागेगा, अपने पोजीशन, अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ नहीं, किधर भागेगा, राइट की तरफ ही भागेगा। मतलब ये जो पोजीशन था ये अनस्टेबल पोजीशन था, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये वीडियो, और ये टॉपिक स्टेबल अनस्टेबल वाला, है ना। तो इसके आगे का जो भी क्वेश्चंस है, इसके आगे का जो भी टॉपिक्स है, वो अगले वीडियो में देखेंगे।